ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन एवं मुद्रा विभाग आम जन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य डीएलसी के स्थान पर पट्टों पर वसूल की गई राशि पर किए जाने की घोषणा करता हूँ। एमएसएमई एक्ट 2019 की सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिख, बीमार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी में 100% छूट और पंजीयन शुल्क में रियायत देने की घोषणा तथा ऐसे उद्योगों को नीलामी में विक्रय पर स्टैम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर किए जाने की घोषणा करता हूँ। इम्पोर्टेंट फैसला है। राज्य में निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र निमराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों, विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की डीएलसी दरों में वर्षों से व्याप्त विसंगतियों को दूर कर रियल एस्टेट में निवेश व उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्षों से लंबित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत दिनांक 30 जून 2020 तक बकाया स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की 100% छूट देने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उद्योगों को सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने एवं रियल एस्टेट क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए भूमि की वर्तमान डीएलसी दरों को 10% घटाकर स्टैम्प ड्यूटी की दर को 1% बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 में भी डीएलसी दर नहीं बढ़ाई जाएगी। राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के पोर्टल पर ऑनलाइन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 1 माह तथा राजस्थान से बाहर निष्पादित लेकिन राज्य में स्थित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में प्रचलित भूमि कर लैंड टैक्स से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया जाएगा तथा भूमि कर की दरों को तर्कसंगत करते हुए इसके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एक मुश्त अग्रिम स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 में हाल ही में किए गए संशोधन में से सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी की एक समान दर राज्यों में वितरण की व्यवस्था तय की गई। इस प्रकार के प्रावधान राजस्थान स्टैम्प अधिनियम 1998 में भी किए जाएंगे। दस्तावेज की वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टैम्प ड्यूटी की इवेजन करने के मामलों में कलेक्टर स्टैम्प को सिविल कोड की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी लागू होने पर आ रही अड़चनों को दूर करने व व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से वाणिज्य कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जाएगा तथा जीएसटी ऑडिट एवं एंटी इवेजन कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त विभाग में ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष करने एवं तदरूप सेवा नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस व ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी रही है, अतः मैं उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन की पेटे दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक इस तिथि तक की समस्त बकाया किस्तें जमा कराने जाने पर ब्याज में 50% छूट प्रदान किया जाना एवं बाकी बची किस्तें भी एक मुश्त जमा कराने पर उपयुक्त ब्याज में 100%
छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान मेरी सरकार की प्राथमिकता है। खेल इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। अतः मैं स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीड़ा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियमों, दरों, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सुविधा यान के रूप में संचालित बसों के लिए मोटर वाहन कर को 2 श्रेणियों में विभक्त कर बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर की राशि अधिकतम 14,000 के स्थान पर 10,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की 2 नगर पालिकाओं जिनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर अधिक नहीं है, उनमें संचालित 32 बैठक वाले क्षमता वाले स्टेज कैरियर वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वैन कर की दर 250 रुपये के स्थान पर 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह करना प्रस्तावित है। राज्य में बिना परमिट अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी यात्री वाहनों पर 1 वित्तीय वर्ष के लिए दे मोटर वाहन कर को उस वाहन के लिए दे एक बार ये कर का 25% करना प्रस्तावित है। वाहन कर में सरलीकरण के उद्देश्य से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल फिटेड विथ इक्विपमेंट पर लगने वाले कर को एक समान करते हुए इनके चैसिस के रूप में क्रय किए जाने पर कर की दर कीमत के 8.5% के स्थान पर 10% एवं पूर्णतः निर्मित वाहनों पर 7% के स्थान पर 8% कहना प्रस्तावित है। राज्य में संचालित सुविधा बसों पर मोटर वाहन कर में राहत देते हुए 23 सीटर से 40 सीटर से अधिक सीटर बसों की 3 श्रेणियों पर 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह की छूट देने की घोषणा करता हूँ। उपनगरीय मार्गों पर वर्तमान में दे प्रतिदिन संचालित दूरी आधारित मोटर वाहन कर में राहत प्रदान करते हुए निर्धारित 4 श्रेणियों में 50 रुपये प्रति सीट प्रति माह छूट देने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए स्टेट माइनिंग एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। राज्य में निकलने वाले खनिज एवं रॉयल्टी की गणना और विवेचन रोकने के लिए IT व ड्रोन सहित अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। आजकल माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल मानहानि के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में ऐसे मामले में दावे की रकम के आधार पर एड वैलोरम कोर्ट फी लगती है जो बहुत ज़्यादा होती है। इससे कई लोग दावा ही नहीं कर पाते हैं। अतः मानहानि के मामलों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोर्ट फीस की अधिकतम सीमा को 25,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है तथा इन कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गई है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधान में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचना जारी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान 19-20 में बजट 20-21 मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 46,411 करोड़ 8 लाख रुपये देने का अनुमान किया था, जिसे 19-20 के बजट अनुमानों घटाकर 44,461 करोड़ 86 लाख रुपये कर दिया है। वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमानों में से और घटाते हुए मात्र 36,039 करोड़ 14 लाख कर दिया है। बताइए आप। हवा पे पढ़ूँ एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, सबको मालूम पड़ा है। मैं सदन को ये बताना चाहूँगी, भारत सरकार ने वर्ष 19-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 46,411 करोड़ 8 लाख का अनुमान दिया था, जिसे घटा करके अब कर दिया 36,049 करोड़। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 19-20 में के संशोधित अनुमानों में वर्ष 19-20 के अंतरिम बजट की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा में 10,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कटौती की है।
अब मैं वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्व प्राप्तियाँ 1,56,715 करोड़ 56 लाख। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,84,756 करोड़ 60 लाख रुपये। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा 28,041 करोड़ 4 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 68,135 करोड़ 52 लाख। पूंजी खाते में व्यय 40,042 करोड़ 31 लाख। पूंजी खाते में आधिक्य 28,063 करोड़ 21 लाख। वर्ष 2021 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ रेवेन्यू रिसिप्ट 1,73,404 करोड़ 42 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय 1,85,750 करोड़ 3 लाख। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा 12,345 करोड़ 61 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 52,360 करोड़ 25 लाख। पूंजी खाते में व्यय 39,981 करोड़ 47 लाख। पूंजी खाते में आधिक्य 12,378 करोड़ 78 लाख रुपये। राजस्व घाटा राज्य को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्सा राशि सहित राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षित वृद्धि संभावित नहीं है तथा सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना आवश्यक है। इस कारण वर्ष 2021 के बजट अनुमानों में 12,345 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2021 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.99% है। मैं वर्ष 2021 का वार्षिक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालीन वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण भी सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा स्थल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रस्तावों को स्वीकृति करने की स्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।